ऐसा नहीं है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, बल्कि ऐसा है कि हम अपनी गलतियों पर मज़ीद गलतियां करते हैं। अब जो बातें चल रही हैं कि बांग्लादेश की टीम ने टेस्ट मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आना है, तो फिर उन मैचेस के लिए शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। यानी कि नए चेहरों को सामने लाने की कोशिश की जाएगी, या फिर नया टैलेंट पता नहीं कहाँ से आएगा जिसको खिलाया जाएगा। वन डाउन या सेकंड डाउन पे ऐसे कौन से बल्लेबाज पाकिस्तान में मौजूद हैं जो बाबर आजम को रिप्लेस करेंगे। और अगर आप कह रहे हैं कि हम बाबर आजम को रेस्ट देना चाहते हैं इसलिए ये फैसला किया जाएगा, तो ये भी बहुत हैरत वाली बात है कि आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर जिन मैचेस को कंसिडर किया जाएगा उनमें फैसला किया है कि हम अपने बेहतरीन बल्लेबाज को रेस्ट देंगे। हम गलती ये करते हैं कि पहले हम उसको कप्तानी से हटाते हैं, फिर अचानक उसको कप्तानी वापस देते हैं। अब पूरी टीम परफॉर्म नहीं करती है तो T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर, हालांकि इंडिविजुअली बाबर आजम की परफॉर्मेंस कभी भी बुरी नहीं रही, T20 की टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर आप ऐसा करेंगे कि टेस्ट मैच के अंदर तब्दीलियां कर देंगे, टेस्ट टीम के अंदर तब्दीलियां कर देंगे, तो ये बड़ी हैरत वाली बात होगी। पहले भी ऐसा ही होता रहा, टेस्ट की बेस पर आप T20 में या T20 की बेस पे टेस्ट मैच खिलाते रहे, वनडे की बेस पे कोई और चीज़ खिलाते रहे, लीग्स की बेस पे आप लोग उनको खिलाड़ियों को टेस्ट कैप्स देते रहे, इस तरह के फैसले करते रहे। अब T20 की जैसे पहले हुआ कि बाबर आजम का T20 वर्ल्ड कप से जब पाकिस्तान या ओडीआई वर्ल्ड कप से पाकिस्तान हार के भारत से वापस आया था, तो T20 की कप्तानी भी बाबर से छीन ली गई थी। तो हैरत होती है ऐसे फैसलों के ऊपर जो फैसले किए जा रहे होते हैं। अगर वाकई इसमें हकीकत है, जो जैसे अब क्लेम कर रहे हैं कि शान मसूद ने ये कहा है कि रिजवान की जगह सरफराज चाहिए हैं, तो ये भी बहुत हैरत की बात है। अगर आपने कुछ ट्राई ही करना है तो फिर कोई और यंगस्टर ले आते, उसको एज अ विकेट कीपर ट्राई करते और उसको बनाने की कोशिश करते, उस पर टाइम लगाते, पाकिस्तान के अंदर ये मैचेस होने। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है वो भी पाकिस्तान में ही स्केड्यूल्ड है, और आप अपने की प्लेयर्स को पाकिस्तान में होने वाली सीरीज से आउट कर देंगे तो आप पाकिस्तान में उन्हें खेलने का कितना मौका देंगे। दूसरा, डोमेस्टिक की बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि डोमेस्टिक पे खेलना चाहिए, डोमेस्टिक में ये होना चाहिए, डोमेस्टिक में वो होना चाहिए, और वही खिलाड़ी बात कर रहे हैं जो अपने एनओसी के लिए पीसीबी से लड़ाइयाँ करते थे कि जी हमें एनओसी जारी करें, हमने जाके लीग्स खेलनी है। और दूसरा, आपके डोमेस्टिक सर्किट से लीग्स किस तरह से बेहतर है। मतलब मैं ये ज़ाती हैसियत में समझता हूँ, और आप लोग भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आप समझें पाकिस्तान में तो ये T20 वर्ल्ड कप हो नहीं रहा था कि आप डोमेस्टिक खेलते तो उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो इन पिचेस पर आपको फ़ायदा हो रहा होता। देखें, कैरेबियन लीग हुई, उधर अगर आप जाके खेल रहे हैं तो वर्ल्ड कप भी वहीं पर आ गया है, तो क्या आपको पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में खेलने का फ़ायदा होगा, या फिर दुनिया के बेहतरीन या टीम्स के बेहतरीन बॉलर्स को, बेहतरीन बल्लेबाजों को उधर खेलने का मौका मिलेगा कि जहां पर लीग्स के अंदर ज़्यादा बड़े खिलाड़ी खेल रहे होते हैं और उन पिचेस पर खेल रहे होते हैं जिन पर आपने जाके परफॉर्म करना होता है। तो मुझे हैरत होती है इस बात पे, जो सिर्फ डोमेस्टिक है, आपका डोमेस्टिक सर्किट बहुत तगड़ा होना चाहिए है, डोमेस्टिक से टैलेंट ऊपर आना चाहिए, लेकिन जिस टैलेंट को आपने निकाल लिया है उसके पास आपके डोमेस्टिक के खिलाड़ियों से बेहतर बॉलर्स मौजूद हैं इन लीग्स के अंदर फेस करने के लिए। इन लीग्स के अंदर दुनिया के तमाम बड़े बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, तो क्या आपका एक बल्लेबाज ज्यादा अच्छा तैयार उन लीग्स में खेल के हो रहा होगा या फिर उस डोमेस्टिक सर्किट में हो रहा होगा जहां से अभी आपने टैलेंट निकालना है। दूसरी चीज, बेहतरीन बल्लेबाज भी तमाम लीग्स खेल रहे होते हैं, तो आपके बॉलर्स को भी क्या उधर ज्यादा फायदा नहीं होगा जहां लीग में जो रूट को बॉलिंग हो रही है, जहां केन विलियमसन को बॉलिंग हो रही है, जहां पे पोलार्ड को बॉलिंग आप कर रहे हैं, इस तरह के बल्ले, जहां आप क्रिस गेल को, बहरहाल क्रिस गेल को आज भी बॉलिंग करना कोई सौखा काम नहीं है। तो इस तरह के आर्गुमेंट की मुझे समझ नहीं आती है। बात यह है कि अगर आप दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स को खेल रहे हैं,
उन लीग्स के अंदर। तो फिर ये कहना कि क्योंकि ये डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं इसलिए इनकी गंदी परफॉर्मेंस है, ये बात समझ नहीं आती। आपके डोमेस्टिक में पीएसएल सबसे बड़ी एक चीज आप सामने लेकर आए हैं, तो उस पीएसएल का बेस्ट ऑलराउंडर आपके पास था, बेस्ट विकेट कीपर आपके पास था, बॉलर आपके उसामा मीर हुए, उसामा मीर को नहीं लेके गए जी कि आपके पास बेस्ट ऑलराउंडर है, आपको मजीद जरूरत नहीं है। इन पिचेस के ऊपर कितने स्पिन बॉलर्स को फायदा हुआ, उसामा मीर की आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बहरहाल वो यूएसए का मैच आप निकाल दें तो पाकिस्तान ने बॉलिंग तो बुरी नहीं की है कि हम उसामा मीर की बात को ही बार बार करते रहें। ठीक है, परफॉर्मेंस थी, उनको टीम कॉम्बिनेशन नहीं लगा, लेकिन उस पर भी सिर्फ बाबर के ऊपर तनकीद करना ये हैरत की बात है। अब T20 की बेस के ऊपर पूरी दुनिया जिसको मानती है कि बेहतरीन बल्लेबाज है, आपने उसको टेस्ट में से निकालने का या रेस्ट देने का फैसला किया है। और पिछली दफा भी जब मिकी आर्थर आए थे बाहर से कोच, उस वक्त भी आपका बड़ा टैलेंट ज़ाया हुआ। खैर उसके अंदर वो ब्लेम वकार यूनुस को भी बहुत ज़्यादा खिलाड़ी करते हैं कि जी कि वकार यूनुस ने बहुत लोगों के करियर के साथ ज़्यादती की है, लेकिन मिकी आर्थर की एक लड़ाई थी अजीब सी उमर अकमल के साथ। उमर अकमल ना चलता हुआ भी इफ्तिखार अहमद से बहुत बेहतर था, जो इफ्तिखार अहमद की पूरे करियर में परफॉर्मेंस रही है। अब सारा मलबा बाबर पर डाल देना, ये बात समझ नहीं आती। आप आखिरी आयरलैंड के खिलाफ मैच देख लें, उसमें भी सिर्फ बाबर ही खड़ा हुआ था जिसको समझ आ रही थी कि ये किस तरीके से गेम चल रही है और किस तरह से आखिर तक इस गेम को लेकर जाना है। और अगर वहां पर बाबर भी बाकियों की तरह फजूल शॉट्स खेलते हुए आउट हो जाते तो पाकिस्तान आयरलैंड से भी वर्ल्ड कप का जो आखिरी मैच था वो हार चुका था। लेकिन देखते हैं मोहसिन नकवी साहब अब क्या फैसला करते हैं। और जब अब ये क्रिकेटर सारे एहतजाज कर रहे हैं कि हारिस के साथ बड़ी बदतमीजी की गई है, ये बदतमीजी ये फॉर्मर क्रिकेटर्स ही एक तरीके से करवा रहे हैं कि बड़े बायस तज्जिया करते हैं बैठ के टीवी के ऊपर, फिर खुद ये फेस करते रहे हैं आप कि जब आपकी टीम हारती थी यही होता था कि जी ग्रुपिंग है, जी फलाना है, टीम में इत्तेहाद नहीं है, एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाहते। और आज आप भी वही बातें कर रहे हैं बैठ के। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप तो ये सारा कुछ फेस कर चुके हैं और फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और आज मैं यही बात बार बार कहूँगा कि ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं इनके लिए अपने स्टारडम को खतरा है बाबर आजम से, इसलिए ये सब मिलके बाबर आजम के खिलाफ यकसू होकर बात करते हैं कि जी कि ये तो बहुत आगे निकल गया, अगर 10 साल और क्रिकेट खेल जाएगा तो हमारा तो कोई नाम भी नहीं लेगा और बिल्कुल सामने बाबर आजम खड़ा होगा। तो ये चीज़ें भी दुखती हैं, कहीं पर ख़ानदानी मसाइल हैं तो कहीं पर वैसे जेलसी। अब जिस तरह की अहमद शहजाद हरकत कर रहे हैं, अहमद शहजाद को कोई समझाए, उनकी टीम में से कोई समझा दे, जो उनकी सोशल मीडिया की टीम है, कि आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं। जिस तरह की आप बातें करते हैं, सामने बैठा हुआ ताबिश आपके मतलब चीज़ें ले रहा होता है और आपको समझ ही नहीं आ रही है, आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं इस तरह की गुफ्तगू करके कि जो क्रिकेट के ऊपर आप बात ही नहीं कर रहे। आपने बाबर को हिट करना शुरू किया है और जो इल्ज़ाम आप बाबर पे लगा रहे हैं वही लग रहा है कि इस वक्त आपकी टीम है सोशल मीडिया की जो इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है और आपकी परफॉर्मेंसेस जो आपने कुछ की हैं उनको निकाल के सामने लेके आ रहे हैं, बार बार उनके ऊपर एड्स चलाए जा रहे हैं। तो ये सारा खेल है इस वक्त अजीब किस्म का। बाबर के अलावा आपने ये भी देखना है कि आपके पास है कोई ऐसा प्लेयर कि जो हर वक्त आप देख सकें कि तीनों फॉर्मेट्स में प्लेइंग 11 के अंदर हर मैच के अंदर बनता हो। आपके पास ऐसा प्लेयर नहीं है। भाई आपके बेंच पे आपने रोहित शर्मा को बेंच किया हो, आपने विराट कोहली को बेंच किया हुआ हो, तो फिर समझ आती है कि आप तनकीदें कर रहे हो। आपके बेंच पे सूर्या कुमार यादव बैठे हुए हों इसलिए आप बात करते हुए समझ आ रहे हो, लेकिन आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ तो देखें। आप बेंच स्ट्रेंथ शाहीन आफरीदी की कप्तानी में खिला भी चुके हैं, आपने उसको भी देख लिया क्या हाल है। क्या आपने नए खिलाड़ी इससे नहीं ट्राई किए? आपने शुएब मकसूद को ट्राई किया, 8वें नंबर पे आप खिलाते रहे। आप उमर अकमल के साथ देखें आपने क्या किया। उसके बाद आपने खुशदिल शाह को भी चांस दे के देख लिया, आसिफ को भी चांस दिया, इफ्तिखार को तो इतने चांस आपने दिए और फ़हीम अशरफ को आपने चांसेस दिए। लंबी फहरिस्त है जिनका नाम लिया जाए आपके। फिर आप यही बातें करते हैं कि जी बेंच में है कौन आपका ऐसा खिलाड़ी जिसको खिलाया जाना चाहिए था।